जन्नत के पत्ते बाब नंबर 13। इस्तांबुल वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। टॉक्सम के मुजस्सिमे आज़ादी के पत्थरों का रंग, ट्यूलिप्स की महक, इस्तकलाल जदेसी में चलते लोग, ज़बांजी की मसनूई झील, हर शे पहले जैसी थी। बस डीजे नहीं थी और जहान नहीं था। मगर उन दोनों का अक्स इस्तांबुल के हर गली कूचे और बॉस्फोरस के नीले झाग के हर बुलबुले में झलमिला रहा था। उस शहर ने उसकी जिंदगी बदल दी थी और अब इस बदली हुई पूरी जिंदगी में वो उस शहर को भूल नहीं सकती थी। बेवकदा की बंदरगाह से चंद कोस दूर वो पत्थरों के साहिल पे एक बड़े पत्थर पे बैठी, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली में पड़े प्लेटिनियम बैंड को घुमाती समंदर को देख रही थी। परसों जब वो इस्तांबुल आई थी तब से अब तक वो जहान का हर नंबर मिला चुकी थी, मगर सब बंद थे। वो इस मैसेज उसने फिर भी नहीं छोड़ा था। क्या कहे, अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। क्लैरेंस के तमाम मामलात उसकी तवक्को से जल्दी हल हो गए थे। पिज़्ज़ा उसने बढ़वा लिया था। पहले उसे लगा कि वो देर से वापस आई हैं, मगर फ़लस्तीनी लड़के और इसराइली टॉली भी आगे गए नहीं थे। उनकी आज रात की फ़्लाइट थी और फ्रीडम फ्लोटिला जो दोस्ती तोड़ी थी वो अब तक जुड़ न पाई थी। सुबह अदालार आने से कबल उसने मोतसिम को फिर से अबाया के लिए शुक्रिया कहा था। वो जवाबन मुस्कुरा कर रह गया था। बिलाखिर आज शाम उसका तुर्की में यादगार सेमेस्टर इख्तिताम पजीर हो जाना था। खुद उसका क्या प्रोग्राम था वो अभी कुछ फैसला नहीं कर पाई थी। जहां लंदन में ही था और वो उधर नहीं जा सकती थी और उसको लिए बगैर वो वापस जाना नहीं चाहती थी। क्या करे। एक लहर तैरती हुई उसके करीब आई और फिर वापस पलट गई। वो अपने ख्यालों से चौंकी। लहर उसके करीब एक छोटा सा सीप डाल गई थी। उसने सीप चुने अरसा हुआ तर्क कर दिया था। खाली सीप खोलने से बड़ी मायूसी क्या होगी भला, मगर ना जाने क्यों वो उठी और जरा आगे जाकर झुकते हुए वो सीप उठा लिया। दाएं पैर पे जोर पड़ने से अब भी तकलीफ हुई थी। सीप लेकर वो वापस पत्थर पे आ बैठी और दोनों हाथों में उसको उलट पुलट कर देखा। सफेद सुरमई सीप जिस पे भूरी गुलाबी रगें सी बनी थी। सीप गीला था और रेत के जर्रात भी उस पे लगे थे। उसने पर्स से टिश्यू निकाला, सीप को अच्छी तरह साफ किया, यहाँ तक कि ठंडा सख्त खोल चमकने लगा और फिर वहां से उठ आई। पिकनिक के लिए दूर दूर तक टोलियों में बैठे सयाहों से उसे छुरी मिलने की तवक्को थी, मगर एक खानचा फरोश सामने ही नजर आ गया। उसके पास चाकू था। हयान उससे चाकू ली और वहीं उसकी रेहड़ी के सामने खड़े खड़े सीप को काटा। उसने तय कर लिया था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सीप होगा। इसमें या तो सफेद मोती निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, मगर उन दोनों मुमकिनात में से जो भी हुआ वो दोबारा कभी सीप नहीं चुनेगी। उसने कटे हुए सीप के दोनों बाहम मिले टुकड़ों को आहिस्ता से अलग करते हुए खोला। धीरे धीरे दोनों टुकड़े जुदा होते गए। वो यकटुक सी खुली सीप को देख रही थी। तीसरा इम्कान भी हो सकता था, ये उसने नहीं सोचा था। करीबन आध घंटे बाद वो बहारे गुल के सामने हलीमा आंटी के फर्शी निशिस्त वाले कमरे में बैठी थी। तुम कहाँ चली गई थी हया, सब मुझे छोड़कर चले गए, वो बहुत उदासी से कह रही थी। वो दोनों आमने सामने जमीन पर बैठी थी। बहारे ने सब फ्रॉक के ऊपर घुंघरियाले भूरे बालों को हमेशा की तरह हमरंग पौनी में बांध रखा था, मगर उसका चेहरा हमेशा जैसा ना था। तो तुमने अपना पासपोर्ट क्यों जलाया? उसने जब से हलीमा आंटी से यह बात सुनी थी वो अचंभे का शिकार हो गई थी। ताकि वो नया पासपोर्ट देने के लिए मेरे पास आ जाए, बहारे ने कहते हुए सर झुका लिया। हया ने उलझन से उसे देखा। बहारे बहुत समझदार, बहुत ज़हीन बच्ची थी, मगर इस तरह की बात की उम्मीद उसने बहारे से नहीं की थी। तुम्हें क्यों लगा कि इस तरह वो वापस आएगा? उसके झुके सर को गौर से देखते हुए बोली। बहारे खामोश रही। बहारे गुल, तुम्हें किसने कहा कि ऐसा करने से वो वापस आ जाएगा? अब कि उसने सर उठाया, उसकी भूरी सब्ज आंखों में बेपनाह उदासी थी। सफीर ने कहा था कि ऐसा करोगी तो वो आ जाएगा। अच्छा, वो अब कुछ कुछ समझने लगी थी। तो सफीर बे क्यों चाहते हैं कि वो इधर आ जाए, जबकि इधर आना उसके लिए ठीक नहीं है? बहारे टुकुर टुकुर उसका चेहरा देखने लगी। हाँ ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। ये सफीर कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या तुम्हें पता है अब्दुर्रहमान किधर है? और वो हिचकिचाई। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारा? हाँ, मुझे सब पता है, और अब इस बात का जिक्र मत करो। उसने जल्दी से बहारे को खामोश करवाया। दरवाजा खुला था। हलीमा आंटी किचन तक ही गई थी। तुमने कहा था हम मिलकर ढूंढेंगे, बहारे ने बेचैनी से कुछ याद दिलाया। वो तुर्की में नहीं है और हम उसे नहीं ढूंढ सकते। मेरे अब्बा ने इजाजत। बाहर आहट हुई तो वो जल्दी से खामोश हो गई। हलीमा आंटी दवाई की शीशी पकड़े अंदर आ रही थी, हमेशा की तरह दुपट्टा ओढ़े, मुस्कुराता हलीम चेहरा।
उनको यकीनन खुद भी पता नहीं था कि उनका बेटा क्या करता फिर रहा है। कुछ तो था जो गलत था। मुझे नहीं खानी दवाई, बहारे ने बुरा सा मुंह बनाया तो वो गहरी सांस भर कर रह गई। उसको कल से बुखार है, प्लीज उसको सिरप पिला दो हया, मैं तब तक किचन देख लूं। उन्होंने सिरप उसकी तरफ बढ़ाया और उसने फौरन पकड़ लिया। मैं पिला देती हूँ, थैंक यू बेटा, मैं तब तक खाना निकालती हूँ, तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगी। मुस्कुराकर कहती वो बाहर निकल गई। हया ने गर्दन जरा ऊंची करके दरवाजे की तरफ देखा। जब वो ओझल हो गई तो वो बाहरी की तरफ मुड़ी। क्या तुमने उन्हें बताया है कि यह सब करने को तुम्हें सफीर ने कहा था? साथ ही उसने चम्मच में बोतल से जामनी सिरप भरा। भारे ने नफी में सर हिलाते हुए मुंह खोला। उसने चम्मच उसके मुंह में रखा। अल्लाह अल्लाह, मेरा मुंह कड़वा हो गया। सिरप पीने के बाद वो चेहरे के जाविये बिगाड़े शिकायत करने लगी थी। अल्लाह तुम्हें समझे, अल्लाह तुम्हें समझे। वो जल्दी जल्दी पानी का गिलास पीती बुरा सामू बनाए कह रही थी। पानी पीकर भी उसकी कड़वाहट खत्म नहीं हुई थी। वो जैसे अपनी असली उदासी का चिड़चिड़ापन सिरप पे निकाल रही थी। इतना भी कड़वा नहीं था। ठहरो, मेरे पास एक कैंडी या चॉकलेट होगी। उसने कालीन पर रखा अपना पर्स खोला और हाथ अंदर से टटोला। सब पर्स में चीजें डालते हुए उसने देखा था कि अंदर कैंडी रखी थी, एक गुलाबी रेपर वाली कैंडी और एक खाली रेपर। उसने दोनों चीजें बाहर निकाली और कैंडी बहारे को दी। शुक्रिया। बहारे ने जल्दी से कैंडी खोलकर मुंह में रख ली। हया ने खाली रेपर को उलट पुलट कर देखा। उसे उस रेपर के साथ डॉक्टर इब्राहिम की बातें भी याद आई थी, एहजाब की पहेली। बहारे, तुम्हें याद है आयशा ने कहा था कि हिजाब लेना एहजाब की जंग जैसा होता है? सारी कड़वाहट भुलाए कैंडी चूसती बहारे ने सर इस बात में हिलाया। पता है, मुझे किसी ने कहा कि इसमें कुछ मिक्सिंग है। क्या आयशा कुछ बताना भूल गई थी? बहारे के हिलते लब रुके, आंखों में खुशगवार सी हैरत उभरी। हाँ मुझे पता है, आयशा ने आखिर में बताया ही नहीं था। वो कैंडी वाले मुंह के साथ जोश से बोलती बोलती एकदम रुकी। उसकी आंखों में बेयकीनी सी उतर आई थी। तुम्हें बगलू ने बताया क्या? बगले? हया ने चंबे से उसे देखा। हाँ हाँ। बहारे जोश से सीधी होकर बैठ गई। जब समंदर किनारे आयशा ऐसा बता रही थी तो मैंने दिल ही दिल में बगलू को बताई थी ये बात। मरमरा के बगले और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतर दिल की बात सुन लेते हैं, मगर तुम आयशे को न बताना कि मैंने ये कहा है। वो आगे से कहती है, दिल की बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं सुन सकता। हया बेख्तियार हंस पड़ी। वो ठीक कहती है, मुझे ये बात मेरे टीचर ने कही थी। बगले और कबूतर कैसे किसी की दिल की बात सुन सकते हैं? बहारे बहारे को जैसे उसका यूं कहना बुरा लगा था। क्यों? क्यों? वो माहसन के दिल की बात तो सुनते थे ना, इसीलिए वो कबूतर बन गई थी। तो मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? माहसन कौन? वो जरा चौंकी। उसे लगा उसने ये बात पहले भी कहीं सुनी थी। माहसन जो कबूतर बन गई थी। क्या तुमने माहसन का वाक़ा नहीं सुन रखा? बहारे को उसकी लाइल्मी का हैरान किया। नहीं, तुम सुनाओ। ओके। बहारे ने क्रच क्रच की आवाज के साथ जल्दी की जल्दी कैंडी चबाई और किसी माहिर दास्तांगो की तरह सुनाने लगी। एक दफा का जिक्र है, कपादोकिया में एक नवाब की बेटी रहती थी। उसका नाम महसन था। एक दिन महसन ने देखा कि उसके किले के बाहर एक लड़का कुछ चीजें बेच रहा है। उसके पास कढ़ाई किए हुए रुमाल, कालीन और एक मिनट, इतनी लंबी कहानी में नहीं सुन सकती, सिर्फ हाइलाइट्स बताओ। उसने दोनों हाथ उठाकर बहारे को रोका। वो जो बहुत खुशी से सुना रही थी खफासी हो गई। बस उसे वो लड़का पसंद आ गया, मगर नवाब ने उन दोनों को अलहदा कर दिया। उसने माहसन को किले में बंद कर दिया। वहां खिड़की पे रोज कबूतर आकर बैठ जाते थे। उन्होंने माहसन के दिल की बात सुन ली। एक दिन वो भी कबूतर बन गई और सुबह वो कबूतर बनकर उड़ जाती और शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो उसने जहरीले दाने रख दिए। माहसन ने वो खा ली, वो मर गई और फिर उसका बाप भी पता नहीं कैसे मरा। आखिरी बात बहारे ने बहुत नाराजगी के आलम में हाथ झुलाकर कही थी, मगर हया सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े रेपर को देख रही थी। जिस रात जहान गया था उससे कबल आखिरी दफा वो उससे इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी, और जब उसने जहान से वापसी का पूछा तो उसने कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं माहसन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। उसने शिकनजदा रैपर पे उंगली फेरी। उस पे बने गार को देखकर उसे बहुत कुछ याद आया था। उसने आहिस्ता से सिर उठाया। कप्पादोकिया। बहारे उलझकर उसे देख रही थी। मुझे कप्पादोकिया जाना है, वो कप्पादोकिया में है, मुझे उसे ढूंढना है। उसने पर्स से मोबाइल निकाला और तेजी से फ्लाइट इंक्वायरी डायल करने लगी। क्या वो कप्पादोकिया में है? क्या तुम अब उधर जाओगी? बहारे बहुत पुरजोश हो चुकी थी। हया एकदम ठहर सी गई। उस अपनी एक्साइटमेंट में बहारे को सामने कप्पादोकिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर बहारे ने किसी को बता दिया तो उफ, उसे तो राज रखना भी नहीं आया था। उसने खुद को कोसा और फोन बंद कर दिया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ कपादों के जा सकती हूँ? बताओ। बहारी ने उसके घुटने को हिलाकर पूछा। उसने होंठों पे उंगली रखी, फिर खुले दरवाजे को देखा। अब वो यूटर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारी को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, प्लीज हया। बहारी अब दबी आवाज में मिन्नत करने लगी थी। ऐसा करते हुए उसने आंखों में जमाने भर की उदासी व बेबसी समोली थी। प्लीज, मैं वादा करती हूँ मैं अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? हया ने बेचैनी व तजब्जुब से दोबारा खुले दरवाजे को देखा। हलीमा आंटी किसी भी वक्त आ सकती थी। प्लीज हया, प्लीज। बहारे की उदास आंखों में आंसू तैरने लगे।
उसका दिल पसीजने लगा। क्या बहारे को साथ ले जाना इतना मुश्किल था? और अगर वो उसे यहीं छोड़ गई और उसने सफ़ीर या किसी और के सामने कप्पादोक्या का जिक्र कर दिया तो? जो बात जहान ने सिर्फ उसे बताई थी उसकी जगह तशहीर हो, उससे बेहतर था कि वो उस लड़की को अपने साथ ले जाए। क्या वो दुरुस्त नहज पे सोच रही थी? हया, बहारे खाना खा लो। हलीमा आंटी खाने के लिए आवाज़ें देने लगी तो बहारे ने जल्दी जल्दी गीली आंखें रगड़ डाली। हया कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। खाने में पुलाव के साथ मछली बनी थी। वो ज़रा बेतुजही से खाती बहारे के बारे में सोचे जा रही थी। सफ़ीर उस बच्ची को उसी घर में रोकना चाहता था। ऐसा करके कहीं वो जहान को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? अगर बहारे किसी मुसीबत में हुई तो जहान को वापस आना पड़ेगा। वो बहारे के लिए ज़रूर आएगा। उसको जैसे झुरझुरी सी हुई। उस्मान अंकल और सफ़ीर कहाँ हैं आंटी? उसने बेज़ाहिर सरसरी अंदाज से पूछा। होटल पे हैं दोनों। उस्मान शायद आने वाले हों मगर सफ़ीर ज़रा लेट आता है, आंटी ने मुस्कुराकर बताया तो हया ने सर हिला दिया। सफ़ीर अब घर पे नहीं था, ऐसे में वो बहारे को लेकर वहां से जा सकती थी, यही ठीक था। भले कोई और उसे जल्दी में फैसला करने वाली कहे मगर वो ऐसी ही थी। उसने तहैया कर लिया था कि वो बहारे को साथ ले जाएगी। हलीमा आंटी, मैं चंद दिन के लिए अजमेर जा रही हूँ, क्या बहारे मेरे साथ चल सकती है? बहारे ने तेजी से गर्दन उठाई। उसके चेहरे पे चमक दर आई थी। बहारे? पता नहीं, आयशा या उसकी दादी से पूछ लो अगर उनको कोई एतराज ना हो तो। हलीमा आंटी ने जैसे राजी बराजी अंदाज में शाने उचकाए। उन्हें लगा था कि बाहर इस बात से खुश है, सो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। आयशे का नंबर बाहर से लेकर उसने इजाज़त लेना रस्मी कार्रवाई थी। हलीमा आंटी ने बताया था कि बाहर का पासपोर्ट अब्दुर्रहमान एक हफ्ते तक भिजवा देगा। वो किधर था वो भी नहीं जानती थी, सो इस एक हफ्ते तक बाहर उसके साथ अगर रह लेती तो किसी की इस बात से कोई मसला ना था। बहारे ने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया और फिर अपना गुलाबी पर्स कंधे से लटकाए बिल्कुल तैयार होकर खुशी खुशी उसके साथ आन खड़ी हुई। चंद मिनट पहले की लटकी हुई सूरत का अब शाइबा तक ना था, छोटी सी अदाकारा। हलीमा आंटी से रुखसत होकर वो पहली फेरी से लेकर इस्तांबुल वापस आई थी। अपने ड्रोम में आकर उसने एक छोटे बैग में बारे का सामान डाला और फिर आपने चंद कपड़े और ज़रूरी चीज़ें रखी। कम से कम सामान बेहतर था। बहारे का नेकलेस वो गुज़श्ता रोज़ खरीद चुकी थी मगर उसने अभी देना मुनासिब ना समझा। उसे किसी खास मौके के लिए संभाल कर वो अभी सिर्फ और सिर्फ जहान के बारे में सोचना चाहती थी। हया, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ऊपर उसके बंक पे बैठी उसे पैकिंग करते हुए देख रही थी। मैं ज़रा कुछ फ्रेंड से मिलकर आती हूँ, वो आज जा रहे हैं। वो बाहर चली आई और कमरा मुकफ्फल कर दिया। मोतसिम, हुसैन और मोमिन गौरसल स्टॉप पे खड़े थे। टॉली भी उनसे ज़रा फासले पे खड़ी थी। सबके बैग्स उनके पास थे। लतीफ़, चेरी, सारा ये लोग कब के जा चुके थे। की हाल है हया? मोतसिम ने पुकारा। हाली बखैर, क्या तुम लोग अभी निकल रहे हो? फ़लस्तीनियों के करीब पहुंचकर उसने उनको मुखातिब किया तो आवाज़ में नामालूम सी उदासी दर आई। हुसैन ने ढीले ढाले अंदाज में सर हिला दिया। जिंदगी में हर चीज़ का अख्ताम होता है और अब जबकि सफ़र का अख्ताम पहुंच रहा था, दिल एक अजीब सी कसक दिल में उठ रही थी। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना होता, काश हम सब इधर उधर हमेशा रहते और एक साथ पढ़ते रहते। वो बहुत सी नमी अंदर उतारते हुए बोली। मगरिब के वक्त की उदासी हर सो छाई थी। बस स्टॉप और सुबांजी का सब्ज़जार वीरान सा लग रहा था। अगर ऐसा होता तो इस जगह का चाम ही ख़त्म हो जाता, इसलिए यही बेहतर है कि ज़िंदगी के इस फेज़ का अख्ताम हो जाए ताकि हम सारी उम्र इसे याद रखें। मोतसिम ठीक कह रहा था। मैं तुम लोगों को याद रखूंगी। तुम सब बहुत अच्छे हो, थैंक्स। और हाँ, क्या तुम्हें अपने पज़ल बुक से कोई करामत चीज़ मिली या वो सब मजाक था? मोतसिम को अचानक याद आया। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे उससे, ऐसी अच्छी चीज़ जो मैंने पाकर खो दी मगर से दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगी। खैर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ कहकर उनके पास से हटकर वो टॉली की तरफ आई। बेचारी टॉली कितनी बेज़रर सी थी। वो ज़रा सा छेड़ ही देती थी और वो खामखा इतनी टेंशन ले लेती। अहले मक्का तो अहले मक्का होते हैं, उनसे क्या शिकवा। असल दुख तो बनो करीज़ा देते हैं। हम सारा वक्त तुर्की, इटली और फ्रांस की हुकूमतों को हिजाब पे पाबंदी लगाने के बायस बुरा भला कहते रहते हैं। अगर इससे आधी तवज्जो अपने ख़ानदान के बड़ों की तरफ कर ले तो क्या ही अच्छा हो। उसके पुकारने पे टॉली जो रुख फेरे खड़ी थी चौंक कर मुड़ी, फिर उसे देखकर मुस्कुरा दी। ओह हया, आज तुम्हारे बाल किस रंग के हैं? हमेशा की तरह खूबसूरत है, रंग जो भी हो। वो बहुत खुशगवार और पुरएतमाद अंदाज में जवाब देती उससे गले मिली। मैं तुम्हें मिस करूंगी, मैं भी। वो फिर वहां उस वक्त तक खड़ी रही जब तक कि वो लोग घोड़सल में सवार न हो गए। बस जब कैंपस की हदूद से दूर निकल गई तो वो वापस ड्रोम में आई। बहारे मुंह बसोरी बैठी थी। हया, हम अब्दुर्रहमान को कपादोकिया में कैसे ढूंढेंगे? मैं ज़रा फ़्लाइट बुक करवा लूँ? उनसे अनसुनी करते हुए वहीं कमरे में टहलते हुए मोबाइल पे नंबर मिलाया। अतातुर्क एयरपोर्ट से उनको कसरे के एयरपोर्ट कसरा हवालानी की सुबह की फ़्लाइट मिली थी। हवालानी तुम लोग एयरपोर्ट को हवालानी कहते हो और हम हवाई अड्डा। उर्दू के अल्फाज तुर्क से भी निकले हैं, इसलिए फ़ोन बंद करते हुए जैसे महसूस होकर बोली। पारे बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। लेकिन अगर डीजे होती तो कहती तुर्क उर्दू से निकली होगी, मगर हमारी उर्दू ओरिजिनल है बिल्कुल। वो धीरे से हंसी और सर झटका। वो मेड इन पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। उसका लहजा कहीं खोसा गया।
डीजे वो ही जो मर गई थी ना डीजे वही जो मर गई थी ना, बहार ने बहुत समझदारी से पूछा। वो अपना सवाल भूल चुकी थी। और अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। बाज लोग इतनी दूर चले जाते हैं कि उनसे दोबारा मिलने के लिए मरना जरूरी होता है। उसके चेहरे पे तारीख साए आन ठहरे। वो खिड़की के पास आई और स्लाइड खोली। बाहर तारीकी में डूबते स्पंज के वसीउ अरीज मैदान नजर आ रहे थे। तुम्हें पता है वो रोज सुबह इस खिड़की पे खड़े होकर क्या कहती थी? क्या वो कहती थी? गुड मॉर्न। अल्फाज लबों पे दम तोड़ गए। जब पिछली दफा वो पाकिस्तान से आई थी तब भी डीजे का मकौला दोहराने से कबल अल्फाज इसी तरह दम तोड़ गए थे, मगर तब वजह शिद्दत कम थी और आज वजह सामने खड़ी थी, बिल्कुल खड़ा था। सफ़ीर सफ़ीर उस्मान। उसने जल्दी से स्लाइड बंद की और पर्दा बराबर किया। बहार स्प्रिंग की तरह उछलकर बिंग से नीचे उतरी। ये यहाँ की माया है, हया बेयकीनी से दोहराती पर्दे के दर से बाहर देखने लगी। बहारे भी उसके साथ आकर एड़ियाँ ऊंची करके खिड़की से झांकने लगी। दूर सब्जेदार पे सफ़ीर खड़ा एक स्टूडेंट को रोककर जिसे कुछ पूछ रहा था। वो स्टूडेंट जवाबन नफ़ी में सर हिला रहा था। ये हमारे बारे में पूछ रहा है। खतरे की घंटी कहीं बजती सुनाई दे रही थी। बहार ने परेशानी से उसे देखा। क्या वो मुझे ले जाएगा? नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं कुछ करती हूँ। उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से हौले का नंबर मिलाया। हर मुश्किल वक्त पे हौले ही काम आती थी। सफ़ीर बुरा नहीं है, वो मेरा और अशे का बहुत ख्याल रखा करता है। वो बिल्कुल हमारा भाई जैसा है। भाई सिर्फ वही होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो बहारे, और जिसे अल्लाह आपका भाई ना बनाए वो कभी भाई नहीं हो सकता। बस तुम और आयशे, तुम लोग बहुत सादा हो। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। हॉले लाइब्रेरी में थी। उसके कहने के मुताबिक वो फौरन बाहर आई और सीधी सफ़ीर की तरफ गई। वो उसे पहचान गया। होटल ग्रैंड पे उससे वो मिल चुका था। सफ़ीर ने उससे पाकिस्तान एक्सचेंज स्टूडेंट का पूछा तो हाले ने बताया कि वो तो दोपहर की ट्रेन से अजमेर चली गई थी किसी स्टेशन से। ये हाले नहीं जानती थी, मगर सफ़ीर ने उसे अपना नंबर दे दिया कि अगर उसे हया के बारे में कुछ मालूम हो जाए तो उसे ज़रूर आगाह करे। हाले ने उसकी पूरी तसल्ली व तशफ़ी करवा कर फ़ोन नंबर रख लिया। और वो एक छोटी सी बच्ची का भी पूछ रहा था जो गालिबन ये ही है। डोंट टेल मी हया कि तुमने इसे अगवा किया है। सफ़ीर के जाने की तसल्ली कर लेने के बाद अब हौले उनके ड्रूम में बैठे खुश होते हुए अपनी कारगुजारी बता रही थी। मैं अनातोलिया की बहारे गुल हूँ, मुझे कोई अगवा नहीं कर सकता। बहारे बाकायदा बुरा मान गई। फिर हाले कल सुबह तुम्हारा खुशकिस्मत दिन हो गया या बदकिस्मत दिन? उसने बहारे को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पैकिंग समेटते हुए पूछा। सुबह गौरसल के बजाय हाले की कार में एयरपोर्ट जाना चाहती थी। कोई खबर नहीं, सफ़ीर मुझे फिर वापस ले जाए। खुशकिस्मत दिन, हाले ने हमेशा की तरह पुरखुलूस अंदाज में बताया। तुर्क और उनकी मेहमान नवाजी, वो वापस जाकर इन सब को बहुत मिस करेगी, वो जानती थी। सुबह अंधेरे हाले उन्हें लेने आ गई। उसने एहतियातन हाले को बताया था कि वो अंकारा जा रहे हैं और वो ये लड़का बहारे का हमसाया है और उससे उससे के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब हाले चली गई तो उसने कप्पादोकिया के लिए 2 टिकट्स खरीद लिए। हया, बहारे ने उसके साथ चलते उसकी अबाया की आस्तीन ज़रा खींच कर उसे मुतवज्जो करना चाहा। हम इसे कप्पादोकिया में कैसे ढूंढेंगे? कल से वो कोई तीसरी दफ़ा ये सवाल दोहरा रही थी। तेज चलो बहारे, हमें जल्दी पहुंचना है। हया, टेल मी नाउ। बहारे के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो एकदम से जोर से चीखे। हया ने पलट कर उसे देखा। वो बहुत गुस्से और खफगी से उसे देख रही थी। अतराफ में लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगे। सॉरी सॉरी। वो हाथ उठाकर उन ठिठक कर देखते लोगों से माजरत करती वापस बहारे के पास आई। उनके सामने पंजों के बल बैठी और गहरा सांस लेकर उसको देखा। तुमने कभी समंदर से मछलियां पकड़ी हैं? बहारे की आंखों में उलझन दर आई, मगर उसने इस बात में सर हिला दिया। जब इतने बड़े समंदर से मछली पकड़नी हो तो क्या करते हैं बहारे? फिश रॉड की कुंडी पे छोटी मछली लगाते हैं और रॉड पानी में डालकर किनारे पे बैठकर इंतजार करते हैं। बड़ी मछली खुद ब खुद तैरकर हमारे पास आ जाती है ना? क्या हम कपादोकी मछलियां पकड़ने जा रहे हैं? हया, बहारे को बेपनाह हैरत हुई। नहीं मेरी बहन। उसने गहरी सांस ली। कैसे समझाए? वहीं बैठे बैठे पर्स खोलकर उसने वो डिब्बी निकाली जिसे वो सबांजी के ड्रोम में रख कर भूल गई थी। इस डिब्बी में एक ट्रेसर है जो अब्दुर्रहमान का है। इस ट्रेसर का रिसीवर उसके पास है। होता यह है कि जब मैं उसके करीब होती हूँ चंद मील के फासले पे, तो उसको अपने रिसीवर पे पैगाम मिल जाता है कि मैं उस शहर में हूँ। क्या हमें भी पता चल जाएगा कि वो किधर है? नहीं बहारे, हमें उसको नहीं ढूंढना, उसे हमें ढूंढना है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं उसके करीब हूँ वो फौरन मुझे कॉल करेगा और मैं पहली दफ़ा मेजर अहमद की कॉल का इंतज़ार करूंगी। उसने आखिरी फ़िक्रा दिल में कहा और खड़ी हो गई। बहारे ने नीम फहमी से इस बात में सर हिलाते हुए उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाई थी।